ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दोनों एक ही चीज होती है ना, सेम चीज होती है ना? अलग अलग चीज होती है, पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो एक जैसा है। जरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये वाला नहीं, वो लंबा वाला ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए। याद है? याद है? बहुत बढ़िया। R इज इक्वल्स टू ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। जितने लोग को नहीं आता, करंट इलेक्ट्रिसिटी 01 देखो, 02 देखो। R इज इक्वल्स टू ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग आपको याद है। M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? वैसे मास ऑफ चार्ज कैरियर होता है, जो भी चार्ज कैरियर हो। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे ना इस बार लास्ट में एकदम। L क्या है? L होता है बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर, और वो लेंथ रखना जिसके अलोंग करंट फ्लो कर रहा हो। पिछले लेक्चर में यही चीज कई बार हमने समझाई। लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग विच करंट फ्लोज, जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना रे ना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ना। पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो जितने लोग छोड़ के रखे हैं प्रीवियस लेक्चर, उनका भी रिवाइज हो गया भैया। E क्या होता है? E होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितने गधे बच्चे हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या होता है? टाउ मतलब होता है ताऊ जी। टाउ मतलब होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम समझते हैं? याद दिलाए, पढ़ रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, जुम्बा जुम्बा जुम, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ जाके किसी से कोलाइड किया, फिर यहाँ जाके किसी से कोलाइड किया, फिर यहाँ जाके किसी से कोलाइड किया। अरे भैया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो चलता है, और जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो रास्ते में टकराता है किनसे? उन एटम से जिनसे वो खुद निकला है। ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब उन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इनको कर्नल बोलते हैं। कर्नल कर्नल कर्नल, आर्मी वाला नहीं, नाम है KERNEL, कर्नल। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागेगा तो धड़ाम धड़ूम लड़ेगा। भैया इलेक्ट्रॉन भागेगा तभी तो करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो धड़ाम धड़ूम लड़ता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो समय हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना? इलेक्ट्रॉन बेचारा लड़ के थक गया तो रिलैक्स करने का समय। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो टाइम मिलता है उसको हम बोलते हैं टाउ। अरे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इस टाइम को हम बोलेंगे टाउ, पर ये दोनों टाइम अलग अलग होते हैं, है ना? अरे यार मतलब रैंडम कहानी, कभी लड़ा कभी लड़ा। इस तरह से अनेक इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, तो सभी इलेक्ट्रॉन का हमने रिलैक्सेशन टाइम देखा और उनका एवरेज निकाला, उसको बोला एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना? इलेक्ट्रॉन को सांस लेने की कितनी फुर्सत है दो कोलिजन्स के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। जितना टाइम इलेक्ट्रॉन को मिला उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, फिर मिला हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अगले कोलिजन से पहले ये जो टाइम मिला इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह से बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे, सबका अपना अपना रिलैक्सेशन टाइम होगा, उन सबका एवरेज निकालते हैं, बोलते हैं टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर हो गया? ए क्या है? ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और ये कौन सा लेना होता है? विच इज परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। करंट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं। लेंथ कौन सी लेते हैं? जिसके अराउंड करंट फ्लो कर रहा है। एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, सब पढ़ा होगा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, MNE स्क्वायर टाउ, इन सब को मिला के हम बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। MNE स्क्वायर टाउ, इस सबको मिला के मैंने बोला रो, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। तो से रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया।
है ना। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कंडक्टर है, कितना मोटा कंडक्टर है। और रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। ये सब बातें हम कर चुके थे, इतना नोट करें। फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। छाप लिया, टीप लिया। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे, तुम यूं। छाप लिया, मिटा रहे हैं, ओके। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब इस डिस्कशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, और रेजिस्टिविटी m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, है ना, स्क्वायर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तभी R क्या बन जाता है, रो L बाई ए। अच्छा, अब यहाँ आओ, फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर बढ़ाने पे 2 चीज़ें होंगी। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसमें से 2 फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सुनो ध्यान से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होगा क्या, ना ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा, ना ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन और टाउ चेंज होंगे। टाउ कैसे चेंज होगा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब इलेक्ट्रॉन जुम 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 जुम, है ना, वाइब्रेशन तेज तेज करेंगे, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, एरो ऊपर मतलब इंक्रीज, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, कोलिजन्स विल इंक्रीज। भाई टेम्परेचर बढ़ने जुम 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 धा 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 धा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ कि ज़्यादा, कम हो गया। धड़ 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 धड़, टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन को धा 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 धा, अब एनर्जी ज़्यादा मिल गई, धड़ 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 कर रहा है, तो भाई जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे पहली चीज़ तो क्या हुई, टाउ डिक्रीज किया, जल्दी जल्दी कोलिजन्स हुआ, टाउ डिक्रीज किया। रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है ना, बिजी हो गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टाउ डिक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा एंड रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से एक चीज़ और होगी, क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई एटम्स को एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर मतलब थर्मल एनर्जी। अब एनर्जी मिलेगी तो जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो तो चंचल होता है, कंडक्टर का वो भी बाहर भागने को तैयार। तो जैसे ही आप उसको एनर्जी दोगे, उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल गई, केमिस्ट्री वाली आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन आयनाइज होके बाहर आ गया। एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। आपने भैया टेम्परेचर बढ़ाया, सो आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज किया, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो एन इंक्रीज किया। एन पे भी इफेक्ट पड़ता है और टाउ, बाकी दोनों चीजों पे तो नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एन अगर बढ़ेगा तो रो घटेगा, आर भी घटेगा। तो ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा एंड रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। मतलब दोनों फैक्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, बात ये है। अब समझो, जब आप कंडक्टर्स की बात करोगे, जब आप मेटल्स की बात करोगे, ठीक है, मेटल्स को कंडक्टर बोलते हैं, मेटल्स की बात करोगे, है ना, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनमें ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। दे हैव 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। ये ले भाई, रूम टेम्परेचर पे इन लोग के पास इतने फ्री, अप्रॉक्स वैल्यू है, अलग अलग मेटल्स के लिए बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो टेम्परेचर बढ़ा के कितना ही फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा लोगे, 10 to the power 29 के आगे कोई चीज़ बढ़ेगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब ये फैक्टर यहाँ पे कुछ खेल नहीं खेल सकता। हाँ ठीक है, बात सही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसकी वजह से रेजिस्टेंस घटेगा, बट ये इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत है, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, है ना, 1000 करोड़,
लाख करोड़ बहुत ज़्यादा है। इसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इंक्रीज इन n इज इनसिग्निफिकेंट। इंक्रीज हो या डिक्रीज भी हो सकता है। अभी टेम्परेचर घटा दो तो डिक्रीज, मतलब इसका कोई रोल नहीं है। यानी n को हमें कंडक्टर्स के केस में डिस्कस ही नहीं करना है। n ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ना ही उसमें कुछ कमी पड़ने वाली है ना ही कुछ ज़्यादा हो। टेम्परेचर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा, यानी ये फैक्टर डोमिनेट करेगा। जो देखना है वो टाउ को देखना है। टेम्परेचर बढ़ाया, जुम 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 कोलिजन्स हुए, कोलिजन जल्दी जल्दी हुए, रिलैक्स करने का टाइम कम मिला, टाइम कम मिला, टाइम कम मिला, टाइम कम मिला, रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा। सो फॉर कंडक्टर्स वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये इंक्रीज लीनियर होगा कि लीनियर नहीं होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक, ये तो हमें नहीं पता। किस ग्राफ को फॉलो करेगा ये हम नहीं कह सकते। हाइपरबोलिक तो नहीं हो सकता, पैराबोलिक हो सकता है। किस तरह को फॉलो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को फॉलो करेगा हमें नहीं पता, बट इंक्रीज करेगा। नोट कर लें। कंडक्टर की कहानी क्लियर हुई, मजा आया। दो फैक्टर देखने हैं टेम्परेचर के केस में, एक n देखना है, एक टाउ देखना है। कंडक्टर के केस में n नहीं रोल प्ले किया। समझ में आ गई है? छाप लो, समझ में आ जाएगा। इज इंक्रीज या डिक्रीज इन एन इज सिग्निफिकेंट, वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है, तो इस फैक्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मिटार दे, मिटार दे। अच्छा, अब इसका एक ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी आपको हम बना के दिखा दें। ठीक है, जैसे हमने कॉपर का ग्राफ बनाया, कॉपर का ग्राफ फॉर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो हमने कॉपर का जब ग्राफ बनाया रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन, तो हमने कहा ग्राफ कुछ ऐसा बना। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। शुरू में y इज इक्वल्स टू शायद एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, बाद में करीब करीब लीनियर हो गया। ठीक है, बाद में y इज इक्वल्स टू एक्स को फॉलो। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरह का इसका वेरिएशन है, बट ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी, या यही ग्राफ रेजिस्टेंस का भी होगा, या रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और अलग अलग मेटल का थोड़ा अलग अलग ग्राफ होगा, है ना। किसी में और ज़्यादा यहाँ पे कर्व होगा, किसी में यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेट लाइन, किसी में पूरी स्ट्रेट लाइन, इस तरह से। क्लियर है? ओवरऑल इंक्रीज करता है। क्लियर? सो फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज टाउ डिक्रीजेस। एन को नहीं कंसिडर करना है। क्लियर है? मिटा रही है चीज, छाप लें, छाप लिया। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। फॉर सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर समझते हैं? हाँ सर, जो थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है, थोड़ा थोड़ा नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा करता है, थोड़ा थोड़ा नहीं। फॉर सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, अलग मैकेनिज्म होता है पूरा। कहने को कह सकते हो थोड़ा कंडक्ट करता है, थोड़ा नहीं, पर ये बात नहीं है। अलग मैकेनिज्म है, अलग प्रजाति के लोग हैं ये, है ना। तुम बोल सकते हो एकदम लेमैन भाषा में, जनरल भाषा में कि थोड़ा अलग ही है, पढ़ेंगे इसको। खैर, फॉर सेमी कंडक्टर सेम कहानी हमने देखी कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज, अरे सेमी कंडक्टर क्या क्या मिलेंगे आपको, सिलिकॉन मिलेगा, ठीक है, और जर्मेनियम मिलेगा, ठीक है। कई बार कार्बन को भी बोल देते हैं, बट कार्बन ऐसा सेमी कंडक्टर नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे यहाँ पे भी दो चीज़ें होंगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे, धाड़ कोलिजन जल्दी हुआ, कोलिजन जल्दी हुआ तो टाउ डिक्रीज किया, टाउ डिक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरी चीज़, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए। इस एन के बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज किया एंड रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज की। यहाँ फिर दो फैक्टर हो गए। अब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके पास एट रूम टेम्परेचर इनके पास नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे इन पे जो n का इंक्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो इसलिए होता है कि इसमें हम डोपिंग कर देते हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी डालते हैं, जो मतलब आपके प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर हैं जो यूज़ करते हैं हम एक्चुअल में, ठीक है, उन सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं। अभी सब सीखेंगे जब सेमीकंडक्टर, तो डोपिंग क्या होता है, इसमें कोई हम इम्प्योरिटी डालते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्टर आपका सिग्निफिकेंट हो गया, और इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया कि इसके सामने ये फैक्टर डोमिनेट नहीं कर पाया। बोलो कैसे पता? एक्सपेरिमेंटली पता। एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया कि ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ाने में, तो हमने दिमाग में रीजन निकाला कि ये वाला फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। इसके पास ऑलरेडी इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, टेम्परेचर बढ़ाने धर्र सडनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और ये यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा। छाप लें। तो ओवरऑल फॉर सेमीकंडक्टर्स such as silicon, germanium resist on increasing temperature, resistance and resistivity decreases। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाती है, इनका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर्स का बोला ही जाता है कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दो, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म भी हम। एनर्जी गैप होता है, उसको क्रॉस करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी गैप और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रॉस करते हैं, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन बढ़ाने, एन क्या होता है ना, इसमें एन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। एक्चुअल में जो एन है वो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरी करते हैं और होल्स भी होते हैं। इमेजिनरी कंसेप्ट है होल्स का, सिखाएंगे। क्लियर है? इसका ग्राफ देख लो, इसका एक टिपिकल ग्राफ एनसीईआरटी में दिया रहता है। टिपिकल ग्राफ फॉर रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन फॉर अ सेमीकंडक्टर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घट रही है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बना। रेजिस्टिविटी का भी हो सकता है और रेजिस्टेंस का भी। क्लियर है? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ वगैरह भी तो चेंज होती है। तो सोचा ही नहीं था, सोचा था टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ और एरिया भी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मटेरियल खिंचता है, खिंचेगा तो एरिया कम होगा। डरो मत, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर कर ली गई हैं। हम रो को देखते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर देते हैं, ठीक है। अभी अल्फा का कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो अपने आप अंदर सब कवर कर लेगा सारी बात। क्लियर है? छाप लिया? मिटा रहे हैं? ओके। तो फॉर कंडक्टर्स आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और सेमीकंडक्टर में उल्टा हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट रहा है। अभी तक 10th में हमने ये चीज़ देखी नहीं थी। 10th तक देखते थे टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ा, बट सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आते हैं, एन बढ़ता है और घटता है। और कंडक्टर के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन जल्दी होता है, टाउ घटता है, आर और रो बढ़ता है। तीसरा जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फॉर सम एलॉयज, कुछ स्पेसिफिक एलॉयज हैं। फॉर सम एलॉयज लाइक नाइक्रोम, हीटिंग एलिमेंट होता है ना नाइक्रोम, है ना, या मैंगनीन, इस तरह के कुछ एलॉयज हमने देखे। इनमें हमने देखा क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से आर एंड रो आर नियरली, 100% तो नहीं, नियरली अनअफेक्टेड, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे भी मटेरियल्स मिले, एलॉयज मिले, है ना, ऐसे हमने एलॉयज बनाए हैं, अपने काम के लिए ही बनाए हैं। मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन हो गया, कॉन्स्टेंटिन, जिनका टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ये हम ही ने बनाए हैं एलॉयज, है ना, खुद से बनाते हैं ना एलॉयज हम लोग, डिफरेंट मेटल बना मिला के। क्यों बनाए हैं? अब मान लो मुझे कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है, उस एक्सपेरिमेंट में मुझे एक तार की ज़रूरत है। अब मैं क्या चाहूँगा, उस तार का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे कि लगातार बदले? कांस्टेंट चाहेंगे ना। हाँ, मान लो हमारे पास कोई तार है और उस पर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट मेरा लैब में सेट है, उसमें हमें तार यूज़ करना है, और
और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें हम ऐसा वायर यूज करेंगे ना जिसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, वरना इसको लेके एक कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी किसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो किसी भी वायर में, सुन लो कंसेप्ट है, किसी एक मिनट, वायर में जब करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, पढ़ा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन लड़ रहा है कि नहीं अंदर, धड़ाम धुड़ुम, तो हीट बन रही है, उस हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, उस टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसे वायर्स यूज करते हैं कई बार लैब में जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट सही रहे। अब भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें करंट तो फ्लो करेगा ही तार में। अब तार में करंट फ्लो किया, बढ़िया, इधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उधर वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, करंट फ्लो किया, हीट हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, यहाँ हमारी रीडिंग गलत आ रही है ना। तो इसके लिए जैसे ग्राफ हमारे पास होता है, ऐसा नहीं कि 100% चेंज नहीं होगा, 100% कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही। टेम्परेचर इन केल्विन, भाई बने किससे हैं ये, एलॉयज किससे बनता है, एलॉयज किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। तो मेटल्स कंडक्टर होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर ऐसे बढ़ता है थोड़ा सा लीनियर, देखो इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसे एकदम पूरा, थोड़ा सा बढ़ रहा है। भाई एलॉयज भी मेटल से ही बनते हैं और मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, ये कहानी है। क्लियर है। तो तीन क्लासेस में हमने मटेरियल्स को डिवाइड किया और पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी घटती है, और एलॉयज में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी करीब करीब सेम रहती है। अब इसमें बोलोगे क्यों सेम रहती है, तो इसमें दोनों फैक्टर एक दूसरे को कंपनसेट कर लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ घटा, एन बढ़ा, और दोनों फैक्टर ने एक दूसरे को कंपनसेट कर लिया। ऐसा कंपनसेट किया कि इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस घट रहा था और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था वो करीब करीब बराबर हो गया, ओवरऑल कंपनसेशन हो गया। क्लियर है, मिटा रहे? ओके, चलिए अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि हमसे कोई कह दे कैलकुलेट करो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, है? थोड़ी सी मैथ्स देख लें। अभी तो आप ग्राफ से बता रहे हो कि हाँ कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में घटता है, एलॉयज, कुछ एलॉयज में, सारे एलॉयज में नहीं, कुछ एलॉयज में चेंज ही नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होता है। अब मान लो कोई कैलकुलेशन दे दे कितना बढ़ता है घटता है, तो उन कैलकुलेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान से देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें फॉर्मूले कई बुक में थोड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, एकदम 100% सही बताएंगे, ध्यान देना, एकदम ऐसे करके बैठ गया एकदम ध्यान से, हैं बहुत बढ़िया। चूहा खाना बंद करो, जो चूहा खा रहे हो छोड़ो उसको। हाँ चलो, तो हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, हमने एक वायर लिया, उस वायर का टेम्परेचर हमने T से बढ़ाकर T+dt कर दिया। ठीक है, एक वायर लिया, उसका टेम्परेचर हमने हीट करके T से T+dt। मान लेते हैं जब T टेम्परेचर था तो उसका रेजिस्टेंस R0 था, और टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस R0+dR हो गया। बढ़ाया घटाया पता नहीं, बढ़ाया घटा पता नहीं, कौन सा मटेरियल है पता नहीं, हो सकता हो घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो सकता हो बढ़ाने पे घट रहा हो, क्या पता, कंडक्टर है सेमीकंडक्टर, हमें क्या पता। ठीक है, एनीवेज टेम्परेचर T से चेंज होकर T+dt और रेजिस्टेंस चेंज होकर R0 से R0+dR, क्या पता dt निगेटिव हो टेम्परेचर घट रहा हो, क्या पता dR निगेटिव हो रेजिस्टेंस घट रहा हो, ये सब नहीं चेंज। क्लियर। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ऑब्जर्व किया ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ध्यान देना इसका फॉर्मूला अलग अलग किताब में थोड़ा थोड़ा गलत दिया रहता है। जो चेंज इन रेजिस्टेंस है dR, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर dt। ये तो सोचने वाली बात है भाई, जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उतना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा या घटेगा। दूसरी चीज देखिए कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ऑल्सो। इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा चेंज भी उतना ज्यादा होगा, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया। दोनों फैक्टर्स को हमने मिलाया तो मिला के कांस्टेंट लगेगा, तो dr इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा अल्फा R0 dt।
100% करेक्ट फॉर्मूला। dr इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डी टी। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसका एक और नाम दिया रहता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, जो तुम्हें सही लगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ते थे, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, उस तरह से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक ही बात है। नाम नहीं याद रखना है, नाम में क्या समझ जाओगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, थोड़ा हीट वीट समझ जाओगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है? अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने इस एक्सप्रेशन को dr इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डी टी को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, हमें बोला इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट है, फाइनल रेजिस्टेंस को चलो आर एफ ले लेते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस। इनिशियल टेम्परेचर को टी आई रख दो, फाइनल टेम्परेचर को टी एफ रख दो। कोई दिक्कत? दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, इधर डी आर है उधर डी टी है। इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट, फाइनल आर एफ, इनिशियल टेम्परेचर टी आई, फाइनल टी एफ। तो भाई डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा और ऊपर और नीचे लिमिट है, तो आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू, अब यहां से आर नॉट तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है इनिशियल रेजिस्टेंस, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी फ्रॉम टी इनिशियल टू टी फाइनल। किताब में सीधा फॉर्मूला दिया रहता है, हम पहुंच रहे हैं, कुछ बताएंगे कि एक गलती कर सकते हो। अब क्या जितने भी सवाल है ना, करीब 99% सवाल में अल्फा को कांस्टेंट मानते हैं। किताब में दिए 99% सवाल में अल्फा इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। विथ टेम्परेचर, बट रियलिटी ये होती है कि अल्फा खुद भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो अल्फा है ना, ये रियलिटी में मतलब जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जो एक्चुअल में, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पर किताब में ज़्यादातर केसेस में मान लेते हैं, 99% केसेस में तारा बना के लिख लो, मानते हैं कि अल्फा इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो इस तारे की वजह से अगर हम मान लें कि अल्फा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी, और यहाँ पे आ जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बोलो सही है? अल्फा बाहर आ गया, मान के चले कि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। क्या अल्फा हमेशा कांस्टेंट होता है? नहीं, बट हमारी किताब में और ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता है। नहीं है तो यहाँ से आगे बढ़ना, यही कह रहे हैं कि अगर मान लो एग्जाम में सवाल आ गया, दे दिया इफ अल्फा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4, अल्फा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना, यहाँ से स्टार्ट करना, ये याद रखना। ठीक है, हो सकता है अल्फा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 ऐसा दे दिया, सपोज कर लो, तो वहाँ पुट करना, फिर आगे बढ़ना। अदरवाइज कांस्टेंट है तो बाहर डी टी का इंटीग्रेशन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ से देखो आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट उधर जाकर ऐड होगा, और आर नॉट ऐड की जगह आर नॉट कॉमन ले लें, 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बोलो आया समझ में? ये आर नॉट यहाँ पर जाके प्लस हुआ, फिर आर नॉट कॉमन लिया, क्या हो गया 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी आई। लिख रहे हो, एक बार ट्राई कर लो, आपको समझ आएगा। आर नॉट उधर गया, प्लस हुआ, आर नॉट कॉमन ले लिया, यानी आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, किताब में सीधा यही दे देता है। पर मैं ये भी बता रहा था कि हो सकता हो अल्फा वेरिएबल हो, तो आप यहाँ पे खेल सकते हो, इसीलिए मैंने पूरा डेरिवेशन करके दिखाया। अब एडवांस में सवाल आया, क्या पता अल्फा ऐसे दे दे, अब बच्चा रट के ये आया है, यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म्स में रख देगा, गलत हो जाएगा। इंटीग्रेशन याद रखना है, तो ये एक्सप्रेशन इसका ऑलवेज करेक्ट है। डी आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डी टी। जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। नोट कर लें पॉज करके, 1 2 3 4 नोट कर लिया। मिटा दूं मैं इसको? नहीं देखा तेरी फोटो सासा बाहर कुड़ी, नहीं देखा तेरी फोटो। नोट कर लिया है? अब तो मिट गया है, कोई बात नहीं, पीछे जाके भी आप नोट कर सकते हो। हाँ,
तो फाइनली हमें जो फॉर्मूला मिला, क्या मिला, आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, where delta T is change in temperature, R final is final resistance, R naught is initial resistance. इसी को आप रेजिस्टिविटी पे अप्लाई कर सकते हो। R फाइनल की जगह रो फाइनल इंटू L बाई ए इज इक्वल्स टू रो इनिशियल इंटू L बाई ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। रो इनिशियल क्या, रो नॉट लिख लें, आर नॉट की जगह रो नॉट एल बाई ए, रो एल बाई होता है, एल बाई ए कैंसिल, मतलब सेम फॉर्मूला, आर फाइनल रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, चाहे सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, एक ही चीज़ होती है ना। चेंज तो केल्विन और सेल्सियस का क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से कोई बोल दे अल्फा का फॉर्मूला बनाओ, तो अल्फा का फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। ऊपर वाले को ध्यान से देखो, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी आएगा, आर नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो आर नॉट इधर आएगा माइनस आर एफ माइनस आर नॉट, फिर नीचे आ जाएगा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अगर कोई कहता है अल्फा का फॉर्मूला बताओ, तो ये अल्फा फॉर्मूला, अल्फा की यूनिट आगे देखोगे तो अल्फा की यूनिट आएगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स, ठीक है। आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो एफ इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा का फॉर्मूला ये, यहाँ पे रो के टर्म्स में भी लिख सकते हो। देखो ये होगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, आर नॉट उधर जाके माइनस हुआ, फिर आर नॉट नीचे आया, डेल्टा टी नीचे आया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, और लास्ट में हम बात कर लें इंसुलेटर्स की, नहीं इंसुलेटर्स की नहीं, किसकी, नाइक्रोम जैसे एलॉयज़ की, नाइक्रोम टाइप एलॉयज़ है ना, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन है ना एलॉयज़ की, तो इनके लिए आपको क्या लगता है अल्फा की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बताओ। कंडक्टर्स में फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल से ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर डेल्टा टी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल से ज़्यादा होगा, यानी आर नॉट में कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए, यानी अल्फा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर्स में बात करें, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तभी तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आर एफ आर नॉट से कम होना चाहिए। भाई सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, यानी यहाँ कुछ माइनस होना चाहिए, यानी अल्फा होगा नेगेटिव। और नाइक्रोम टाइप एलॉयज़ की बात करें तो ये दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए, आर एफ और आर नॉट करीब करीब बराबर, मतलब ये टर्म 0 हो जाए। भाई इसमें टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, यानी अल्फा इज करीब करीब 0, एग्जैक्ट 0 नहीं, नियरली 0। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, ये बात याद रखना। कंडक्टर के तो आप बहुत सवाल करते हो, सबको याद रहता है, सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव रहता है। अब एग्जाम में लिख के भी दे दिया अल्फा का वैल्यू, मान लो लिख के दे दिया वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सिलिकॉन इज, मान लो लिख के दे दिया 2.8 इंटू 10⁻⁻5, तो -2.8 यूज करना, याद रखना, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स केस में अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आर एफ विल बी लेस देन आर नॉट, और वो तभी होगा जब ये चीज़ नेगेटिव हो, इसमें से कुछ माइनस हो। क्लियर है? चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे हम, मिटाए मिटा रहे? ओके, चलिए पहला सवाल, हलवा सवाल है, इसमें बहुत कुछ वेरिएशन तो हो नहीं सकता, फॉर्मूला आपके सामने है। पहला सवाल आपको दे दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है किताब में, एनसीईआरटी का सवाल, इज 100 ओम if at what temperature its resistance will be 117 ओम, if
अल्फा इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ऑप्शन दिए हैं 4, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। 9670 डिग्री सेल्सियस, 1030 डिग्री सेल्सियस, 9976 डिग्री सेल्सियस, 1027 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 976, 967। ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, जो फॉर्मूले बताए हैं उन्हीं से हो जाएगा, आसान सा सवाल। पॉज कर ले, मैं मार्कर को इंक पिला दूं, मार्कर तुम इंक पी लो। ओके, हो गया, पॉज करके ट्राई करें। चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम। ठीक है, एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे रखा है। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 117 ओम। ठीक है, तो एट T इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, इसको R0 मान लें, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। हमसे बोला है एट T इज इक्वल्स टू व्हाट द फाइनल रेजिस्टेंस इज 117 ओम। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, 27 डिग्री पे दे रखा था, इनिशियल मांग लिया, पूछा है किस टेम्परेचर, एक साथ है हलवा सवाल। आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी। अरे आर एफ की वैल्यू 117, आर नॉट की वैल्यू 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू अभी रख देंगे, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, फाइनल पता नहीं है तो फाइनल टेम्परेचर को टी मान लो, तो टी माइनस 27, यहाँ से अल्फा, यहाँ से ये इधर आके माइनस होगा, ये आएगा 117 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू टी माइनस 27। सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा, देखो 100, ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 आके पहले इधर माइनस हो जाएगा, ये वाला, फिर उसके बाद 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड, अल्फा आके डिवाइड, ये अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 10⁻⁻4, यहाँ पे आओ, तो 117 माइनस 100, 117 माइनस 100 कितना हो गया 17, 17/100 इंटू अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू टी माइनस 27। यहाँ से डेसिमल हटाया, 0 कटा, 17 एकम 17, 10 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया 10⁻³ ऊपर जाके हो गया 1000, 1000 इज इक्वल्स टू टी माइनस 27, यहाँ से टी इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 27, 1027 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। कितना ही हलवा, अरे सीधा कर सकते थे इसको, अल्फा इज इक्वल्स टू आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी, खत्म। यहां से डेल्टा टी निकालना था हमको, एक तरह से डेल्टा टी इधर ले लेते, अल्फा इधर। क्लियर है, मिटा रहे हैं, ओके। चलिए एक और सवाल करा देते हैं, क्या है इसमें, एक तो फॉर्मूला है, उसी पे सवाल बन सकते हैं। देखो सेकेंड सवाल, ये वाला खुद से करेंगे पक्का, वादा है, ये वादा है, ये मेरा प्यार, मेरी कसम है, कसम ये ना टूटे। आ जाओ भाई सवाल पे वापस। द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लेटिनम वायर, सर प्लेटिनम, वाओ, प्लेटिनम वायर इज, प्लेटिनम खरीदना है किसके लिए, सर उसके लिए, इज 5 ओम एट आइस पॉइंट। सर अभी तो अपन 100 रुपए वाली अंगूठी खरीद के पहना देते हैं, अभी सर कहाँ सर प्लैटिनम, एट आइस पॉइंट, ओके लेट्स बी सीरियस, एंड 5.5 ओम एट स्टीम पॉइंट। फाइंड द टेम्परेचर, at which, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, थोड़ी वैल्यू चेंज करती है, at which resistance of wire is 5.8 ohm। ऑप्शन ए बी सी डी, 120 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस। पॉज करके ट्राई करें, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पॉज करें। पॉज कैसे होता है,
कई लोग कह रहे हैं ये पॉज कैसे होता है, अरे बीच में मोबाइल में इसे क्लिक करके। क्लियर है? तू प्यार है किसी और का। चलें सॉल्व करें। तुझे चाहता कहीं और है। अच्छा करें। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इज 5 ओम एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस। 5.5 ओम एट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8 ओम। यहाँ बड़ी ढेर सारा डेटा है। एक चीज कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 5.5 ओम। और कह रहा है कि किस T डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो 5.8 ओम है। ये T फाइंड करना है। पहला वाला डेटा उठाओ, उससे अल्फा निकाल लो, अल्फा की वैल्यू इसमें रख दो। इसको उठाओ, इसको R0 बोल दें, इसको R800 बोल देते हैं, R फाइनल या R800, और इसको R8T बोल देते हैं। ठीक है, जरा पहले दो को यूज करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। छी छी ऐसे करना पड़ेगा, सोचा नहीं था। फर्स्ट और सेकंड को जरा ध्यान से देखो। छी 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 छी। फर्स्ट और सेकंड के ध्यान से देखो। हम क्या ये बोल सकते हैं, R at 100 is equals to R at 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T में 100 माइनस 0 बोलो, कह सकते हैं। R फाइनल इज इक्वल्स टू R, इसको R इनिशियल मान लिया 0 डिग्री, तो R at 100 is 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये हो गया। R at 100 कितना है 5.5, R at 0 5 1 प्लस अल्फा इंटू 100। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा वाली इक्वेशन यूज करो, फर्स्ट एंड थर्ड यूज कर लो। फर्स्ट एंड थर्ड, तो R at T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू R at 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, T माइनस 0 आया। R at T R at 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, T माइनस 0। R at T दे रखा है 5.8, R0 5 1 प्लस अल्फा, और ये हो गया T। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल के इक्वेट कर दो। अल्फा तो चाहिए ना, चाहिए तो T, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल के और यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो। लेंदी तरीका, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है क्या इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी नहीं पूछी है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखने से अच्छा है यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखो क्या आ रही है, यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो। अरे भैया वहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.5 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 5.8 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू T। खत्म। अल्फा की वैल्यू क्या थी RF माइनस R0, नीचे R0 डेल्टा T, RF माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा T, ये होती है अल्फा की वैल्यू। रख दी, दोनों तरफ से सेम कर दी। 5 से 5 मर गया, ये 5.5 माइनस 5.5 बटे 100 इज इक्वल्स 5.8 माइनस 5.8 बटे T। यहाँ से ये डेसिमल हट गया, 5 1 5 5 2 10 20 उधर जाकर मल्टीप्लाई 20 इंटू 8 2 16, तो T की वैल्यू आ गई 160 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी। क्लियर है? एक तरीका था वहाँ से अल्फा निकाल के यहाँ रख देते। क्लियर है? एक बार इस डेटा को यूज़ कर, एक बार इसको, इन दोनों को भी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, मिटा रहे। ओके, एक आखिरी सवाल दे रहे हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। क्या है सवाल, देख लो। एक बढ़िया सवाल है। मान लो हमने एक वायर लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इससे एक वायर और जोड़ दिया, इसकी लेंथ भी L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, पर दोनों डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, ठीक है। ये चेक वाले मटेरियल से बना है, ये डॉट वाले मटेरियल से बना है। इसकी रेजिस्टिविटी हमको दी है ρ1 और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टिविटी ρ2, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस α2। सेम होता है दोनों का, ठीक, रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का। हमसे कहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ρ1, α1, ρ2 and α2 such that
द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा कुछ इनमें रिलेशन हो, ऐसा कुछ रिश्ता, दोनों मेटल हैं कि नॉन मेटल है, सॉरी कि कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है, कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ रिश्ता हो इनके बीच में कि इनको जब जोड़ के हम नेट रेजिस्टेंस निकालें तो वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, कुछ अलॉय वाला सिस्टम बन जाए, यानी इनका इक्विवेलेंट अल्फा जो हो वो जीरो हो, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे आप समझ सकते हो, इनका जो इक्विवेलेंट अल्फा हो वो जीरो हो। क्या किया जाए सोचो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, यही एक चीज है जो आपका सिलेक्शन कराएगी एक्चुअल में। इस तरह के सवाल पे जैसे ही आप गिव अप कर देते हो आपका सिलेक्शन खत्म हो जाता है। सोचने वाले सवाल यही सब है। पॉज करके ट्राई करो, अभी नहीं हो रहा 5 मिनट 10 मिनट, अरे हमसे इसलिए हो रहा, हमको टाइम हो गया करते हुए, आपसे इसलिए नहीं हो रहा, आप पहली बार कर रहे हो, कोशिश तो करो, दिमाग तो लगाओ। 15 मिनट 20 मिनट तब देखेंगे, छोड़ दो वीडियो को यहीं पे, सॉल्व करो, रात में आके देखो। चलो करने जा रहा मैं। हाँ, तो बात ये है, देखो यही होता है, हम एक चीज बता दे बच्चों, यहीं पे लोग गिव अप कर देते हैं और इसीलिए काम नहीं बनता है। जहां टफ आता है ना वहीं पे आप गिव अप करते हो, मैंने देखा है। जहां अच्छा क्वेश्चन आया वहीं आपने गिव अप किया, और यही तो सिलेक्शन बनाता है यार। अच्छे सवाल छोड़ते जाओगे लगातार तो सिलेक्शन कैसे होगा? किस डर से छोड़ रहे हो? हमसे नहीं हो रहा है, यहां तक तो कर लिया, इतना पढ़ लिया, 2 ही सवाल तो छोड़े, वही 2 सवाल तो क्लिकिंग थे। आ जाओ। तो अच्छा, इनका कॉम्बिनेशन का, ये तो फिर भी आसान है, कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा थिंकिंग थी बस। कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या है, दोनों किस में है, सीरीज में। करंट इधर से गया, मान लो इधर से निकला, दोनों सीरीज में, यानी R1 प्लस R2 है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है एक तरह से। तो ये कह रहा है टेम्परेचर से फर्क ना पड़े, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन जो फाइनल हो वही रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इनिशियल हो, है यही तो मतलब हुआ ना। यानी R1 फाइनल प्लस R2 फाइनल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। जब टेम्परेचर हमने चेंज किया, मान लो टेम्परेचर हमने चेंज किया डेल्टा टी, टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने पे भी जो कॉम्बिनेशन का फाइनल रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस सेम, यानी R1 फाइनल प्लस R2 फाइनल इज R1 प्लस R2। कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही आएगा ना इनका, जोड़ के सीरीज में है ना, यानी इन दोनों को जोड़ने पे लास्ट का रेजिस्टेंस और इनिशियल का रेजिस्टेंस सेम रहे। अच्छा चलो, R1 फाइनल क्या हो जाएगा, R1 फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियल कितना माना है आपने, R1 माना है, तो R1 फाइनल हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और R2 फाइनल कितना हो जाएगा, R2 का इनिशियल R2 माना है आपने 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। बोले सही बोल रहे हैं। R1 फाइनल क्या होगा, R1 इनिशियल कितना माना है, R1 मान के रखा है, R0 को आपने R1 बोला है ना। यहाँ से देखो क्या आएगा, R1 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा टी, R2 प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, तो आपके पास बचा R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। R1 और R2 कैंसिल हो गए, डेल्टा टी भी कैंसिल। R1 अल्फा 1, R1 बोले तो रो 1 L बाई ए अल्फा 1, R2 बोले तो रो 2 L बाई ए अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या पता है L और A अलग अलग होता, इसको L बोलता है, इसको 2L बोलता है, क्वेश्चन है चेंज हो सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। R1 की जगह रो 1 2L बाई ए हो जाता और यहाँ रो 2 L बाई ए हो जाता, जो रिलेशन आता है देख लेते हैं। हो सकता है लेंथ एरिया अलग अलग होता, हमने आसान दिया, सेम रखा, तो L कैंसिल, A कैंसिल, रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो रो तो दोनों का पॉजिटिव होता है, रेजिस्टिविटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी डेफिनेटली दोनों में से किसी एक का अल्फा नेगेटिव होगा, तभी तो जोड़ के ये 0 हो रहा है। तो एक कंडक्टर होगा, एक सेमीकंडक्टर, तभी तो ये जितना बढ़ रहा होगा रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस उतना घट रहा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ओवरऑल नो इफेक्ट। तो ये लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। अभी हमारा ओम्स लॉ बचा है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस बचा है, उसके बाद सर्किट के अंदर घुसना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।